हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ इस चैप्टर के अगर आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको मिल जाएगा, जिससे करके ये चैप्टर में आपको जरा सी भी परेशानी ना हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच का, तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी क्या? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि हम बोल देंगे कि कोई एक कार है जिसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 50 क्या हो गया यहाँ पे? 50 हो गया मैग्नीट्यूड, यानी कि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। जबकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि हम बोल देंगे कोई कार है, वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है, सपोज करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर जो है वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और नॉर्थ ये क्या हो गया? डायरेक्शन। यानी कि जब मैग्नीट्यूड दिया गया है तो उसको हम डिस्टेंस बोल देंगे, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिया गया है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डिस्टेंस यानी क्या? टोटल पाथ कवर्ड। जैसे कि अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो सपोज करते हैं 5 मीटर का हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और बाद में बी से ए जाना है तो और 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी टोटल पाथ कितना हमने कवर किया? 5 + 5, यानी कितना हो गया? 10 हो गया हमारा क्या? डिस्टेंस। उसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वापस से ए से बी जाने में 5 मीटर, बी से ए जाने में 5 मीटर, टोटल पाथ अगर कवर करते हैं तो उसे डिस्टेंस बोल लेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट यानी क्या? हमने शुरुआत की थी ए से चलने की और वापस से कहां आ गए? ए पे आ गए। तो हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है? डायरेक्शन होता है। यानी कि अगर हम यहां से यहां जाते हैं 5 मीटर डिस्टेंस, तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर कर देंगे, और बाद में ये डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका ऑपोजिट यानी कि हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तो यहां से यहां +5 कर देंगे और यहां से यहां -5, यानी 5 + 5 - 5 = 0। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। पॉइंट ए से बी तक हमें जाना है, उसके लिए हमने 3 पाथ बनाए हैं, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। अब यहां पे ये जो पाथ 1 है, ये पाथ कैसा है? शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या बोला है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। सो ये फर्स्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। वो शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं? तो हाँ, डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस यानी क्या? टोटल पाथ कवर्ड। सो ये भी हो गया हमारा टोटल पाथ, या फिर इसको शॉर्टेस्ट पाथ बोल देंगे। तो पाथ 1 को हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या निकला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो सेकंड पाथ है, ये टोटल पाथ कवर्ड है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? पाथ 1 है। तो ये हमारा सेकंड पाथ क्या हो गया? हमारा सेकंड पाथ हो गया हमारा डिस्टेंस। उसी तरीके से ये थर्ड पाथ जो है ए से बी आने का, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, तो ये भी हमारा हो गया डिस्टेंस। इसका मतलब क्या निकला कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, या फिर डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो वही चीज लिखी है, डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो ये वाला हमें इक्वेशन याद रखना जरूरी है।
अब यही चीज को अच्छे से न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, किसका, ए से बी तक जाने का। ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर हमें दे के रखा है। पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहां से ऐसे अगर हम जाएंगे तो ये तो शॉर्टेस्ट होगा नहीं, ये तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, यहां से सीधा यहां चले जाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, आर प्लस यहां भी आर, यानी आर प्लस आर 2r, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। एक और देख लेते हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। वापस से ए से बी जाना है, सर्कुलर पाथ है, रेडियस आर के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट यानी अभी देखा शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ यानी यहां से यहां ऐसे अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल पाथ, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। बस ये ट्राइंगल कौन सा है, 90 डिग्री, पाइथागोरस लगा देंगे, इसका आंसर चाहिए, ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, पाइथागोरस की हेल्प से ए बी स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ए बी जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, तो r रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अच्छे से समझ लेते हैं ये कंसेप्ट को। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दे के रखी है। अब स्पीड और वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पे डिपेंड करती है। कैसे, देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। लेकिन इक्वेशन जो है वो क्या होगा, स्पीड का डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस होगा मीटर पे, टाइम होगा सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसी तरीके से वेलोसिटी जो है उसका इक्वेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीटर पे, ये सेकंड पे, मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा। अभी हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड भी क्या हो गया हमारा, स्केलर क्वांटिटी हो गया। दूसरा हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। जैसे कि हम बोल देंगे एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, यानी नॉर्थ हो गया हमारा डायरेक्शन, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करो तो सिंपल हम बोल देंगे कार है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है यानी सिर्फ ये स्पीड बताता है हमें, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके एवरेज की बात कर लेते हैं। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज यानी कोई एक पर्टिकुलर टाइम में कितना उसका स्पीड है उसे एवरेज बोलते हैं, या कितना वेलोसिटी है उसे एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड सिंपल है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, याद रखना है। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम है। दूसरी एक बात हमने देखी थी कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या निकला कि जो स्पीड है वो वेलोसिटी के बराबर है, जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। और दूसरा ये देखा था कि हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, यानी कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी, एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा होगी। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें याद रखना है। अब यही चीज को हम न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर इन 2 सेकंड। ठीक है, 3 मीटर 2 सेकंड में वो चल रहा है, कहां पे, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन हो गई हमारी ईस्ट। कितना चल रहा है, 3 मीटर कितने सेकंड में, 2 सेकंड में ऐसे चला। बाद में ये क्या कर रहा है, देन 2 मीटर इन 3 सेकंड इन वेस्ट। अब 2 मीटर वेस्ट में चल रहा है, कितने टाइम में, 3 सेकंड में चल रहा है। तो पूछा क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा, ये रहा टोटल पाथ बाय टाइम या फिर टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पाथ बाय टोटल टाइम। टोटल पाथ कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 + 2, टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड लिया, यहाँ पे 3 सेकंड लिया, तो 5/5 1 मीटर पर सेकंड आ गया। बाद में क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल कितना होगा 3, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो ये वाला कौन सा कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करेंगे। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट में ये +3 और -2, तो +3 - 2, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 + 3। अब टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है नहीं, टाइम ये डायरेक्शन में प्लस, ये डायरेक्शन में माइनस, ऐसा होता नहीं है। तो यह जाएगा 1/5 0.2 मीटर पर सेकंड। अब यही चीज को और अच्छे से न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, अ मैन गोज फ्रॉम A to B एट V1 स्पीड and returns from B to A with V2 speed।
ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है कि एक इंसान है जो A से B जा रहा है V1 स्पीड से और B से A जा रहा है V2 स्पीड से, रिटर्न हो रहा है। बस दो क्वेश्चन पूछे हैं, एवरेज वेलोसिटी ढूंढो और एवरेज स्पीड ढूंढो। एवरेज स्पीड पहले ढूंढ लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखा था अभी, टोटल पाथ बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल पाथ कितना किया, सपोज करते हैं A से B का डिस्टेंस D मान लिया हमने, तो टोटल पाथ कितना होगा D प्लस D। A से B गया, B से A आया, तो D प्लस D हो गया। टोटल टाइम कितना लगा, तो अज्यूम कर लेते हैं कि A से B जाने में उसे T1 टाइम लगा, क्यों, उसका वेलोसिटी V1 था, और B से A जाने में उसे टाइम T2 लगा, क्यों, इसका वेलोसिटी V2 था। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल टाइम T1 प्लस T2। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया। D प्लस D कितना होता है, 2D होता है। अब यहाँ पे हमें टाइम का इक्वेशन एक पता है, D बाई V। क्यों, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, डिस्टेंस का मीटर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, यानी ये मीटर इनटू सेकंड बाई मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ पे सेकंड आ गया ये पूरा और ये भी सेकंड, तो D बाई V इक्वेशन बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये T1 है उसे D बाई V में कन्वर्ट करेंगे। T1 डिस्टेंस T1 के लिए कितना है, D है, और वेलोसिटी कितनी है, V1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे D बाई V1, तो D बाई V1 आ गया। ऐसे ही T2 के लिए हम लिख लेंगे D बाई V2। ठीक, बाद में क्या करेंगे, 2D तो एज इट इज है, यहाँ से D कॉमन निकाल लिया तो बचा 1/V1 1/V2। बाद में ये D से D कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/V1 1/V2 रह गया। बाद में LCM ले लो, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1 V2 आ गया। ये V1 V2 ऊपर कर देंगे तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, एवरेज स्पीड का। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो ये वाला डायरेक्शन हम कैसा मानेंगे, नेगेटिव। तो यहां से यहां कितना गए, D गए, वापस रिटर्न कितना है, -D आया, यानी टोटल कितना हो गया, D माइनस D। टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2, D माइनस D 0, यानी इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। एक और लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्या है, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट V1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ V2 स्पीड। यानी कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, हाफ डिस्टेंस V1 स्पीड में कवर कर रहा है, हाफ डिस्टेंस V2 स्पीड में कवर कर रहा है। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो है वो सपोज 2D के बराबर है, यानी हाफ डिस्टेंस जो होगा वो D के बराबर, दूसरा हाफ डिस्टेंस D के बराबर है। दिया क्या गया है कि हाफ डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर कर रहा है, तो सपोज करते हैं उसके लिए टाइम T1 लगेगा, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है वो V2 स्पीड से कवर कर रहा है, तो उसके लिए सपोज करते हैं टाइम T2 लग जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल पाथ बाय टोटल टाइम। टोटल पाथ कितना होगा, हाफ डिस्टेंस D है, दूसरा D है, यानी D प्लस D हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक आने का T1, यहां से हाफ करने का T2, तो T1 प्लस T2। ऊपर कितना हो जाएगा 2D, वापस से T को किस में कन्वर्ट करेंगे, D बाई V में। तो ये T1 के लिए कितना वेलोसिटी है, V1, तो ये हो जाएगा D बाई V1। तो यहाँ पे लिख लिया D बाई V1। T2 के लिए कितना हो जाएगा, D बाई V2। वापस से D कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा 1/V1 1/V2, D से D कैंसिल, 2 ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेना, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1 V2। ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी, ये जो पर्सन है उसकी एवरेज स्पीड। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की ओर। अभी हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेलोसिटी है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब एक हमने और इक्वेशन देखा था एवरेज वेलोसिटी का, ये वाला एवरेज वेलोसिटी क्या देखा था हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम जैसा ही कुछ इक्वेशन ये है, तो हम बोलेंगे हाँ ऐसा ही कुछ इक्वेशन है। तो अब नया इक्वेशन हमें मिल रहा है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। कौन सा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। कैसे, तो समझ लेते हैं। सपोज करते हैं T1 टाइम पे या फिर 0 सेकंड पे S1 डिस्प्लेसमेंट है, सपोज 0 डिस्प्लेसमेंट है। बाद में वो इंसान 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में, T2 टाइम में, 3 सेकंड में। ठीक, और तब उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ S2 है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, S1 कितना है, 0 है, T1 0 है, चलना शुरू किया, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। और अगर हमें 0 से लेके 3 सेकंड के बीच में अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एवरेज वेलोसिटी। और
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, तो क्या होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कर दिया, ये क्या हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या हो गया S2 माइनस S1 और चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। S2 कितना है 3, S1 कितना है 0, T2 कितना है 3, ये कितना है 0, 3/3 1 मीटर पर सेकंड, इसका एवरेज वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि जो हम इक्वेशन पढ़े हैं क्या वो भी सही है, तो बोलेंगे वो भी सही है। चेक कर लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से यहां जाने का डिस्प्लेसमेंट 3 होगा, तो 3 रख दिया। टोटल टाइम कितना लगाएगा यहां से यहां जाने में, 3 सेकंड लगेगा, तो 3 3/3 1 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों आंसर हमें सेम मिल रहे हैं, यानी कि दोनों इक्वेशन हमारे सही है। तो एक नया इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, यानी कि ले लेते हैं 1 से लेके 5 सेकंड के बीच में, 2 से लेके 7 सेकंड के बीच में कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया गया हो, तो उसके बीच में जो भी वेलोसिटी होगी उसे हम एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम s वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाते हैं, सपोज करते हैं ऐसा कुछ ग्राफ आया, तो वो ग्राफ का अगर हम स्लोप लेंगे तो वो स्लोप भी हमें क्या बताएगा, वो स्लोप भी हमें एवरेज वेलोसिटी बताएगा। क्यों एवरेज वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये हमने एक्सटेंड किया, सपोज कर देंगे ये हमारा हो गया 1 सेकंड, इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये हो गया हमारा 3 सेकंड, ठीक है। तो 1 और 3 सेकंड के बीच में हमें क्या मिल रहा है, हमें वेलोसिटी मिल रही है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वेलोसिटी मिल रही है, तो उसे एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे। अब अगर इसका स्लोप हम फाइंड करते हैं तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होगा, इक्वेशन लिखा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई यानी ये सपोज करते हैं यहाँ पे कुछ 3 मीटर है, यहाँ पे सपोज कुछ 1 मीटर है, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। डेल्टा एस कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2 मीटर हो जाएगा, यानी डेल्टा वाई की जगह हमने क्या लिख लिया, डेल्टा एस लिख लिया। उसी तरीके से ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स क्या हो गया, ये टाइम एक्सिस है, तो डेल्टा टी हो गया 1 माइनस 3, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी लिख लिया, यानी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो डेल्टा एस कितना है हमारा, डेल्टा एस है 2 और डेल्टा टी कितना है 2/2 1 मीटर पर सेकंड। तो इतना हमें याद रखना है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब हम वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं तो उसे हम एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, ये टाइम इंटरवल के बीच में हम वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं, तो उसे हम एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे। शायद से एवरेज वेलोसिटी का दूसरा इक्वेशन डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी क्लियर हो गया होगा। अब वही एवरेज वेलोसिटी से हम समझेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, फॉर अ टाइम पीरियड, कोई टाइम पीरियड है, जैसे कि लेके 1 से लेके 10 सेकंड, 2 से लेके 7 सेकंड, ये डेल्टा टी अगर हम यूज करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या मिलेगा हमें, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है s वर्सेस t, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, यहाँ पे सपोज 3 सेकंड है, यहाँ पे सपोज 7 सेकंड है, तो 3 और 7 सेकंड के बीच का जो हमें मिलेगा वेलोसिटी, उसको हम क्या बोल देंगे, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, अभी तक हमने क्या देखा, वापस एक बार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी ऑन अ पर्टिकुलर टाइम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या देखा, कुछ टाइम इंटरवल में 1 से लेके 7 सेकंड, लेकिन मेरे को 5 सेकंड पे ढूंढनी हो तो वो पर्टिकुलर टाइम पे जब हम वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं तो वो वेलोसिटी को हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो टाइम पे वेलोसिटी कितनी है उसको। तो यहाँ पे अब हम स्लोप नहीं ले सकते, स्लोप लेने का मतलब क्या होगा, कोई एक टाइम पीरियड ले रहे हैं हम, तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी क्या, कोई एक टाइम पे ढूंढना है, यानी सपोज करते हैं कि यहाँ पे सपोज हमने ढूंढा 5 से लेके 7 सेकंड के बीच की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। मुझे तो ढूंढनी है 6 सेकंड पे, यानी यहाँ पे वेलोसिटी ढूंढनी है। तो जो टाइम इंटरवल होगा यहाँ पे, ये जो टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड डेल्टा टी होगा, वो करीब करीब टेंस टू 0 हो जाएगा। यानी 5 से 7 ढूंढा था एवरेज में, अब 6 पे चाहिए, तो ये टाइम इंटरवल जो है वो डिफरेंस दोनों का करीब करीब टेंस टू 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा, करीब करीब टेंस टू 0 हो जाएगा, तभी तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें वेलोसिटी मिलेगी, जिसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देंगे। यानी कि अगर 6 सेकंड पे ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, वापस से स्लोप बनाएंगे। अब स्लोप कैसा होगा, ऐसे करके हम एक टेंजेंट लाइन बना देंगे, ये हो गया हमारा स्लोप थीटा।
सपोज करते हैं थीटा 1। कोई पूछ ले कि 2 सेकंड पे ढूंढो, तो ये पॉइंट हो गया 2 सेकंड पे, यहां से वापस एक ऐसा स्लोप बना देंगे, ये हो गया हमारा थीटा 2। कोई बोल दे 10 सेकंड पे ढूंढो, तो यहां से ऐसे कुछ हम बना देंगे स्लोप, समझ रहे हो, शायद से आपको समझ में आ रहा है, थीटा 3। बस तो इतनी बात याद रखनी है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे लिखा है ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा कि जो हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल था वो क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। 5 से 7 अगर ढूंढना है 5 से 7 टाइम के बीच में तो एवरेज, 6 पे ढूंढना है तो वो जो इंटरवल है 5 से 7 के बीच का वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, किसमें, एवरेज में। एवरेज हमारा कितना था, 5 से 7, एवरेज कितना था, 5 से 7, टाइम पीरियड कितना था, 5 से 7, लेकिन अब 6 सेकंड पे चाहिए तो टेंड्स टू 0 हो जाएगा टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी क्या था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख लिया हमने यहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है ये हम इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे तो ये निकल जाएगा, ये पूरा निकल गया, और ये जो डेल्टा जो टाइम इंटरवल था, डेल्टा यानी बड़ा, वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी यानी स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल यानी डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी। डी बोले तो स्मॉल, डेल्टा बोले तो लार्ज, ऐसे भी आप समझ सकते हो। डी टी बोले तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 पर्टिकुलर टाइम पे हमें मिल जाएगा। शायद से क्लियर हो गया होगा। दूसरी एक बात याद रखना कि जो हम स्लोप बना रहे हैं, ऐसे स्लोप बना रहे हैं, ये स्लोप यहाँ पे मैंने बनाया थीटा 1। अब मैं यहाँ पे भी तो लिख सकता था थीटा 1, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि स्लोप जो है हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ ही बनाना होता है। तो यहाँ पे 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, स्लोप इज ऑलवेज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये जो है स्लोप, ये हम स्लोप नहीं बोल सकते, यही बोलना है, क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही हमें स्लोप देखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है, यहाँ पे थीटा 2 कम है, थीटा 1 ज्यादा, थीटा 3 ज्यादा, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कौन सा, कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही होगी। इतना सिंपल से याद रखो कि यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस ds बाई dt को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टाइम पीरियड बड़ा होता है, और इसका एवरेज वेलोसिटी का टाइम पीरियड कुछ बड़ा होता है, डेल्टा होता है। कोई एक टाइम पे ढूंढना है तो ये टाइम पीरियड को डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दो तो टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, वही टाइम पे मिलेगा, 5 सेकंड पे ही मिलेगा, उसे इंस्टेंटेनियस बोल देंगे। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है s बराबर क्या है, टी स्क्वायर, यानी एक इक्वेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टाइम का स्क्वायर। क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 3 सेकंड पे हमें वेलोसिटी ढूंढनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि t बराबर 2 पे ढूंढनी है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे ढूंढनी है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी ढूंढते हैं क्या वो इंस्टेंटेनियस है, तो जवाब होगा हाँ, पर्टिकुलर टाइम पे ढूंढनी है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू ds बाई dt। s का इक्वेशन देके रखा है तो d बाई dt यानी s को हम डिफरेंशिएट कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी d बाई dt ऑफ s क्या है, t का स्क्वायर है, समझ में आ गया होगा। बस अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें पता है d बाई dx ऑफ x रेस टू n का क्या होता है फॉर्मूला, n पावर को आगे ले जाओ x रेस टू n माइनस 1 कर दो। उसी तरीके से ये जो t स्क्वायर है 2 को आगे ले जाओ, 2 को आगे ले जाओ, 2 माइनस 1 कर दो, तो 2 को आगे ले गए, 2 माइनस 1 किया तो 1 ही आया, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 रेस टू 1 यानी 2t आ गया। ये क्या मिला हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें पूछा कौन से टाइम पे है, 2 सेकंड पे, तो ये जो इक्वेशन आया उसमें हम d बराबर 2 सेकंड रख देंगे, 2 2 4, ये मिल गया 2 सेकंड पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा क्या पूछा है, t बराबर 3 सेकंड पे ढूंढो, तो फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, ये फॉर्मूला में t बराबर 3 लिख लो तो 2 3 6, ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए। पूछा क्या है यहाँ पे कि s बराबर टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है। फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड पे ढूंढना है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकंड, 3 सेकंड पे ढूंढना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वापस से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करेंगे, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds बाई dt, सो d बाई dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया है t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, यानी d बाई dt ऑफ t क्यूब माइनस साइन लगा देंगे, d बाई dt ऑफ 60 स्क्वायर सेपरेट कर दिया इजीनेस के लिए। बस अब वो वाला फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, d बाई dx ऑफ
x इज टू n का n x इज टू n माइनस 1, ठीक है। तो 3 आगे आ जाएगा, t रेस टू 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर निकाल देते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर 6 एज इट इज, ये आगे आएगा 2t आ जाएगा, रेस टू 1 आ जाएगा, 6 टू 12, तो ये क्या मिल गया हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। हमें पूछा कौन से सेकंड पे है, 1 सेकंड पे, तो ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे, t बराबर 1 सेकंड लिख देंगे। तो यहाँ पे t बराबर 1 सेकंड करेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 12 इंटू 1, तो आ जाएगा आंसर -9 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या पूछा है, t बराबर 3 सेकंड पे पूछा है, तो वापस से ये इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसमें हम t बराबर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर और ये 3, तो आंसर आ जाएगा -9 मीटर पर सेकंड। सो आई होप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं वो समझ में आ गया होगा। बस अब हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, ऐसे ही हम एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन यानी क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या था, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या यानी क्या, वो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक्सेलरेशन जो होगा उसे एवरेज एक्सेलरेशन बोल देंगे। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी क्या था हमारा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये हो गया मीटर पर सेकंड जो कि इसका यूनिट है। डेल्टा वी क्या है, मीटर पर सेकंड, डेल्टा टी एस यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, इसका। उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी क्या, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे डी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये जो है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन मिलेगा जिसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देंगे। तो पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम एक्सेलरेशन ढूंढते हैं तो उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देंगे। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ढूंढना है तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा जिसका टाइम पीरियड कुछ होगा वो कैसा हो जाएगा, टेंस टू 0, 0 नहीं लेकिन टेंस टू 0, टेंस कर रहा है 0 की टूवर्ड्स। बस एवरेज एक्सेलरेशन का डेल्टा वी बाई डेल्टा टी रख दिया। ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू है इसमें अगर रखेंगे तो डेल्टा जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, छोटा यानी dv बाई dt हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे v दिया है टी क्यू प्लस 2t प्लस 5 और पूछा क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन ढूंढना है, यानी पूछा क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा dv बाई dt, यानी d बाई dt ऑफ v को डिफरेंशिएट कराएंगे, v देखे रखा है टी क्यू प्लस 2t प्लस 5 है। अब सेपरेट कर देंगे, d बाई dt ऑफ टी क्यू प्लस साइन लगा दिया, d बाई dt ऑफ 2t वापस से प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिया, d बाई dt ऑफ 5। अब क्या करेंगे, वापस से d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n का फॉर्मूला याद करेंगे, क्या होता है n x रेस टू n माइनस 1, तो 3 आगे आ जाएगा, t रेस टू 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। हमेशा कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकालना है, बच गया t। और हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 लिख लिया आपने, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, 3t स्क्वायर एज इट इज। अब t का कितना होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, 1 होगा। कैसे कि यहाँ पे n कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख लो 1t रेस टू 1 माइनस 1, सो 1t रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1, यानी 2 इंटू 1 यानी 2 ही आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल चुका है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। हमें पूछा क्या है, 2 सेकंड पे ढूंढना है, तो ये फॉर्मूला में हम क्या रखेंगे, t बराबर 2, तो t की जगह 2 रख दिया, तो फाइनल आंसर हमें कितना मिल गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये जो हमारा कंसेप्ट है वो हम न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है कि s बराबर टी स्क्वायर माइनस 4 डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देके रखा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, और सेकंड में क्या दिया है, सेकंड सेकंड में। पहले तो थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये देख लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे अगर हम t की जगह 3 लिख देंगे, t की जगह 3 लिख देंगे तो क्या हमें डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड का मिल जाएगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, तब हमें डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड मिलेगा। इन 3 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड दोनों चीज अलग अलग है। कैसे, जैसे कि 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। अब ये 0 से लेके 1 सेकंड जो है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। 1 से लेके सेकंड सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोल देंगे सेकंड सेकंड। ये हो गई हमारी थर्ड सेकंड, और पूछा क्या है थर्ड सेकंड में, ना के 3 सेकंड पे,
थर्ड सेकंड में ढूंढना है। 3 सेकंड पे अगर होता तो यहाँ पे टी की जगह 3 लिख लेते, लेकिन पूछा क्या है 3 सेकंड में, 3 सेकंड पे, पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पूछा है, थर्ड सेकंड में पूछा है। ठीक है, तो थर्ड सेकंड में हमें पूछा है। ये जो मैंने डार्क लाइन बनाई है ये क्या हो गया, थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट सेकंड का, सेकंड सेकंड का, थर्ड सेकंड का। यहाँ पे क्या होगा 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, तो डायरेक्टली 3 रख देते, लेकिन पूछा क्या है थर्ड सेकंड में, यानी 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। अब कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले तो हम 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लेंगे, 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से 0 से लेके 3 सेकंड यहां का डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लेंगे, बाद में 0 से लेके 2 सेकंड, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या पे क्या लिख लेंगे, थर्ड सेकंड का क्या होगा S3 माइनस S2, यानी ये पूरा माइनस ये, तो इतना मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। शायद से समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे S3 माइनस S2 कर दिया। S3 कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 3 रख दिया, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड मिला, इन 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। और ये कैसे ढूंढेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, यानी इसमें 2 रख देंगे, तो इसमें 2 रखा तो 0 आ जाएगा, ये माइनस ये करेंगे तो ये 5 माइनस 0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, ना कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, 3 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन होता तो सीधा t बराबर 3 रख देते, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड पूछा है। उसी तरीके से सेकंड सेकंड का पूछा है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये फर्स्ट सेकंड का इतना, ये डार्क लाइन सेकंड सेकंड की, तो इतना चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड कर देंगे। तो सेकंड सेकंड का क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड कैसे ढूंढेंगे, इन 2 सेकंड एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे ढूंढना है, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, तो 2 0 आ जाएगा, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में तो t की जगह 1 रख देंगे, -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड कितना आ जाएगा, 3 मीटर के 3 मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल से क्या कंसेप्ट बनता है वो समझ लेते हैं कि अगर हमें nth सेकंड का ढूंढना है, nth सेकंड का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, nth सेकंड का अगर हमें ढूंढना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड सेकंड का है तो 3 लिख लिया, तो यहाँ पे nth सेकंड का है तो n लिख लिया, माइनस 3 सेकंड का है तो पहले का एक देखना है, यानी 3 माइनस 1 करना पड़ेगा तब 2 आएगा, यहाँ पे s n माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ढूंढना है 2 सेकंड का, तो 2 रखना है, तो sn लिख लिया, 2 में से 1 माइनस करो यानी sn माइनस 1 करो, तो बस इस पे से ये वाला इक्वेशन हमें याद रखना है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू sn माइनस 1। सो आई होप ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से होते हैं, 3 है, v इज इक्वल टू u प्लस at, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट होगा, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। बाद में है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन हमें एग्जाम में डिराइव करने के लिए पूछे जाते हैं, और ये 3 इक्वेशन को डिराइव करने की 3 मेथड है। फर्स्ट है एनालिटिकल मेथड, फिर ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले तो एनालिटिकल मेथड से हम ये 3 डिराइव करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड से 3 डिराइव करेंगे, और अंत में कैलकुलस मेथड या फिर इंटीग्रेशन मेथड से ये 3 डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल मेथड से ये 3 का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो एनालिटिकल मेथड में स्टार्ट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, सपोज करते हैं जिसका इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है, टाइम t में इसका कुछ वेलोसिटी बढ़ा, फाइनल वेलोसिटी v हुआ, जिसके कारण इसमें कुछ एक्सेलरेशन a आ गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यानी t। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर v लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर u लिख लिया, डिवाइड बाय t, t को यहाँ भेज दिया, at इज इक्वल टू v माइनस u, बस अब v को यहाँ ही रख दिया, u को वहां भेज दिया, तो u प्लस at, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन खत्म हो गया है। ठीक है, दूसरी एक बात कि हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर s बाई टी होता है। कैसे s बाई टी होता है, s यानी डिस्प्लेसमेंट, मीटर, t यानी टाइम, सेकंड यानी मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे तो हमें क्या दिया हुआ है, दो वेलोसिटी दी हुई है ना कि एक। अगर दो वेलोसिटी दी है तो उनका एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज यानी क्या, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। अगर तीन वेलोसिटी होती तो v प्लस यू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3। चार होती तो v प्लस यू प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे दो है तो हम बोल देंगे v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, s बाई टी के बराबर। यहाँ पे लिखा है हियर टू वेलोसिटीज सो टेक एवरेज ऑफ बोथ। यहाँ पे एक नहीं है दो है तो v प्लस यू बाई 2 s बाई टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, s को सब्जेक्ट बना दिया, s को सब्जेक्ट बना दिया तो मल्टीप्लाई में t आ गया। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन के अंदर हम ये जो v है, v का वैल्यू अभी डिराइव किया हमने, u प्लस ए टी रख देंगे। तो पुट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे u प्लस ए टी रख दिया, u एज इट इज t। यहाँ पे u प्लस u 2u हो गया 80। अब 2u बाई 2 प्लस 80 बाई 2 कर देते हैं, यानी 1/2 80 इंटू टी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, u आ जाएगा 1/2 80 इंटू टी। टी को यहाँ मल्टीप्लाई किया ut, टी को यहाँ मल्टीप्लाई किया 80 स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन भी हमारा डिराइव हो गया है। अब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो बस यही यहाँ पे रखा है, t को सब्जेक्ट बनाते हैं तो t बराबर v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। ये जो t का वैल्यू है v माइनस यू बाई ए, ये हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो t का वैल्यू हम रख देंगे v प्लस यू बाई 2 एज इट इज लिख लिया हमने, और t का इक्वेशन v माइनस यू बाई ए यहाँ पे रख दिया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, बस ये 2 और a यहाँ पे चले जाएंगे, 2as हो जाएगा, बचेगा v प्लस यू v माइनस यू। ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि ये जो थर्ड डेरिवेशन है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड। उससे वापस से तीन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर देंगे। तो ग्राफिकल मेथड में नेसेसरी है ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा बनाएंगे ग्राफ के जैसे कि t बराबर 0, ये कौन सा एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। तो t बराबर 0 पे यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है। सपोज करते हैं 3 मीटर कुछ पर सेकंड इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है t बराबर t पे, t बराबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे t बराबर t पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई यहाँ तक, यानी ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई यहाँ तक t बराबर t पे। फाइनल वेलोसिटी हमारी कुछ हो गई, पहले 3 थी, अब सपोज करते हैं 10 मीटर पर सेकंड हो गई। बस ये ग्राफ हमने ऐसा बना दिया, एक इधर लाइन एक्सटेंड कर देना, एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन के बना देना। तो क्या होगा, ये जो हमारा होगा इतना डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, ये पूरा कितना है, v के बराबर है। v में से माइनस u कर दो, v में से माइनस u कर दो, इतना मिल जाएगा। तो v माइनस u इतना डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि s वर्सेस t का जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा, ये एरिया, वो एरिया क्या बताता है, वो एरिया हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। ठीक है, वापस एक बार, ये जो एरिया है st ग्राफ का, एरिया कवर्ड अंडर st ग्राफ प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये लाइन याद रख लेना, एरिया अंडर st ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस इतना स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट का यूज आगे आने वाला है। अब वापस से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। कितना लिया है इसने, u से v होने में इतना टाइम, od जितना टाइम लिया है तो od लिख लिया। फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये v है फाइनल वेलोसिटी, यानी bd फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ao है, तो यहाँ पे ao लिख लिया, od एज इट इज। bd का वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर। ao का वैल्यू किसके बराबर है, u के बराबर, डिवाइड बाय od का वैल्यू किसके बराबर है, t के बराबर। t को यहाँ ले गए, v को वापस यहाँ पे ही रखा, u यहाँ गया, u प्लस 80, एक डेरिवेशन हो गया हमारा। अब हम ये वाला स्टेटमेंट का यूज करेंगे क्या, एरिया अगर हम फाइंड करते हैं, ये ग्राफ के अंदर का ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ये पूरा एरिया, ये पूरे एरिया को दो पार्ट में हम तोड़ेंगे। पहला ये एक पार्ट, ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया, और दूसरा पार्ट ट्राइंगल का एरिया। दोनों एरिया को ज्वाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल ऑफ OACD, तो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, और दूसरा कौन सा होगा, प्लस करके ट्राइंगल ऑफ ABC, तो यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल ऑफ ABC। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू B, तो यहाँ पे लिख लिया ये OA इंटू OD। ट्राइंगल का क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया AC, हाइट कितना हो गया BC, तो वो भी आ गया। AO कितना है, AO हमारा हो गया U,
ओडी कितना हो गया, ओडी हमारा हो गया टी, तो यहाँ पे टी लिख लिया, प्लस 1/2 AC कितना हो गया हमारा, AC डिस्टेंस टी के बराबर है तो AC टी लिख लिया, और BC कितना हो गया, BC हमारा डिस्टेंस V माइनस यू, तो यहाँ पे BC की जगह V माइनस यू लिख लिया। बस अब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी देखा था, ये वाला V माइनस यू बाई टी, यहाँ पे से v माइनस यू को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो AT हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन में v माइनस यू की जगह हम AT रख देंगे, तो वही किया है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 t इंटू AT, तो यहाँ पे AT स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड फार्मूला डिराइव हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं थर्ड पार्ट की ओर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेट एरिया ढूंढे, और ये स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम टोटल एरिया ढूंढे तो इसका टोटल एरिया, ठीक है, विदाउट एनी पार्ट में नहीं करेंगे, टोटल ढूंढेंगे, तो ये टोटल एरिया जो है ये OABD ये क्या बन जाएगा हमारा, पैरेललोग्राम या फिर ट्रेपेजियम। ठीक है, तो डायरेक्टली हम पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है वो लगा देंगे, तो ये पूरा एरिया डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 1/2, यहाँ पे लिखा है 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल हाइट्स, कितना है BD प्लस AO, तो यहाँ पे लिखा है BD प्लस AO मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस पैरेलल साइड्स, तो कितना है OD, तो यहाँ पे लिखा है OD। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो 9th-10th में, कौन सा पैरेललोग्राम का या ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल हाइट्स, ये तो पैरेलल है नहीं, पैरेलल हाइट्स मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, जो पैरेलल हाइट है तो वही लिखा है। सो 1/2 BD किसके बराबर है, BD U के बराबर, तो BD की जगह हमने लिख लिया U, AO किसके बराबर है, AO किसके बराबर है, U के बराबर, U लिख लिया, OD किसके बराबर है, OD T के बराबर, तो T हमने लिख लिया। वापस से ये इक्वेशन का यूज करेंगे, A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई T। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, T को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस यू बाई A हो जाएगा, तो ये इक्वेशन में T का वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 एज इट इज V माइनस यू बाई A, 2 और A इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2AS V प्लस यू V माइनस यू, A प्लस B, A माइनस B का क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये थर्ड भी हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। आखिरी मेथड की ओर चल लेते हैं। आखिरी मेथड है कैलकुलस मेथड या फिर इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड में सबसे पहले तो हम v इज इक्वल्स टू u प्लस AT वाला फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, पढ़ चुके हैं। अब dv को सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी छोटा सा पर्टिकुलर टाइम का इंस्टेंटेनियस छोटा सा वेलोसिटी इज इक्वल टू ADT। अब ऐसे छोटे बहुत सारे कुछ टाइम पीरियड में होंगे वेलोसिटी, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे dv टोटल v मिलेगा। क्यों, हमें तो टोटल v चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल v मिल जाएगा। इंटीग्रेशन में लिमिट कौन सी रखेंगे, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, dv वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले कितनी थी इनिशियल u से v चेंज हुई। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t हो गया। ठीक है, बाद में इंटीग्रेशन में हम थोड़ा याद करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता था, x होता था, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता था, y होता था। ऐसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो वही लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर v हो गया। लिमिट लगा देंगे u से लेके v। अब a तो कांस्टेंट होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, अभी देखा, a को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t dt। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। पहले v की जगह कैपिटल V, फिर माइनस v की जगह u, तो v माइनस यू आ गया, विच इज इक्वल टू a कांस्टेंट। वापस से ये इंटीग्रेशन ऑफ dv का v, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt का t 0 से लेके t, v माइनस यू a। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t रखेंगे, माइनस 0 करेंगे, तो v माइनस यू AT हो जाएगा, v को यहीं रखेंगे, u प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा डिराइव हो गया। सेकंड पे जाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को डिराइव करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमें अभी देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई dt होता है। बाद में हम ds को सब्जेक्ट बना देंगे, v dt कर देंगे। अब ऐसे छोटे ds को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल s मिलेगा। क्यों, हमें टोटल s चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो ये इक्वेशन को दोनों साइड। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके s, और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, टाइम 0 से लेके t। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से
इंटीग्रेशन ऑफ dt का t, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का क्या हो जाएगा s। तो यहाँ पे s कर दिया 0 से लेके s, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, छोटे छोटे ds ज्वाइन करते जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल s मिल जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में ये जो v है, ये v उसकी जगह u प्लस ए टी रख देंगे, u प्लस ए टी डी टी एज इट इज है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0 कर दिया। अब इसको सेपरेट कर देंगे इजीनेस के लिए, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t u dt, प्लस साइन है प्लस लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, ठीक है। बाद में u तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t dt प्लस a कांस्टेंट, a को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ z dt, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो u इंटू ये t कर दिया 0 से लेके t, प्लस ये तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x dx x इज टू n dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन x इज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला याद रख लेना। इसका क्या है, t रेस टू 1 है, तो t रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह t की जगह 0, t माइनस 0, ये हाफ बाहर निकाल दिया तो a टी स्क्वायर आ जाएगा 0 से लेके t, यहाँ पे ut आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 a टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ये सेकंड भी हमारा डिराइव हो चुका है। आखिरी डेरिवेशन देख लेते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का। तो अभी अभी हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। अब इसका फायदा क्या मिला हमें, इसका फायदा ये मिला हमें कि ds बाई dt जो होता है, ds यानी मीटर, ये सेकंड, ds बाई dt क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, और dv बाई ds एज इट इज लिख लो। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ds को यहाँ ले जाएंगे तो a ds इज इक्वल टू v dv, बस दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, s कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके s, और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है u से लेके v तक। a कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 0 से लेके s ds, इसका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला देखा हमने। यहाँ पे v रेस टू 1 है तो v रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 u से लेके v, बस 1 ds का क्या होगा, ds का ये रहा s हो जाएगा, तो s 0 से लेके ये 1/2 बाहर निकाल दो, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस 0 कर लो, 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, as इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 को यहाँ भेज दो, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये थर्ड डेरिवेशन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो 3 मेथड हमने देख ली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे ये चैप्टर के, जिसमें से जो हमारे कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत बार पूछा जाता है, और वो टॉपिक है हमारा ग्राफ्स। ग्राफ के अंदर कुछ हमें 5 से 6 कंसेप्ट याद रखने हैं, जिससे करके हम कोई भी ग्राफ का एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोर्ड पे बना के रखा है। यहाँ पे एक s वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। कार b के लिए ऐसा ग्राफ है और कार a के लिए ऐसा ग्राफ है, और पूछा है कि कौन से कार की वेलोसिटी ज्यादा है या कौन से कार की स्पीड ज्यादा है। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट याद रखेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखेंगे कि जो ग्राफ का स्लोप ज्यादा उसका, जो ग्राफ का स्लोप ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, खत्म। स्लोप ज्यादा कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर थीटा ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है। जैसे कि कार बी की बात करें तो ये जो हमारा थीटा है वो ज्यादा है कंपेयर टू कार ए, यानी थीटा ज्यादा तो बी का स्लोप ज्यादा, थीटा बी का ज्यादा तो बी का स्लोप ज्यादा, बी का स्लोप ज्यादा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा, यानी कार बी की वेलोसिटी कार ए से ज्यादा होगी। तो इतना याद रखेंगे, थीटा ज्यादा, स्लोप ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है कि ऐसा एसटी ग्राफ हमें देके रखा है, ठीक है। अगर हमें स्लोप ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, स्लोप हमेशा कैसा होता है, विथ पॉजिटिव एक्सिस, ये एक्सिस के साथ। ये वाला स्लोप हम नहीं ले सकते, अभी दिखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये स्लोप हो गया, इसके पैरेलल लाइन बनाई ये स्लोप, इसके पैरेलल लाइन बनाई ये स्लोप। अगर स्लोप या फिर थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा है थीटा अगर कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या देखा कि थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। यहाँ पे थीटा चेंज नहीं हो रहा, यानी स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये दूसरा कंसेप्ट याद रख लेना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि अगर थीटा जो है 90 से छोटा है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वापस एक बार,
थीटा जो है 90 से कम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये थीटा 90 से कम है, ठीक है, ये भी कम है, थीटा 90 से कम है, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, देख सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक। ये दूसरे डायग्राम में आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं थीटा का वैल्यू कैसा है, 90 से ज्यादा है। अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तो स्लोप इसका क्या हो गया, स्लोप इसका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और अगर स्लोप नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी क्या करेगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देख सकते हैं ग्राफ पे से भी कि यहाँ पे t बराबर 0 टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट था, इसका सपोज 5 मीटर था, ठीक है। बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया t बराबर 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, यानी बॉडी रुक चुकी है, बॉडी रुक चुकी है, यानी नेगेटिव स्पीड है, कम हो गया है स्पीड उसका, ठीक है। यानी स्लोप अगर 90 से बड़ा है तो थीटा अगर 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो ये तीन कंसेप्ट हो गए क्लियर हमारे। चौथा कंसेप्ट क्या है कि एस वर्सेस टी का ग्राफ कुछ ऐसे दिया होगा, ऐसे यानी कर्व्ड ऊपर, कर्व्ड अपवर्ड, कर्व्ड अपवर्ड अगर है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मान लेना, ठीक है। और अगर ऐसा कर्व्ड डाउनवर्ड दिया है, कर्व्ड डाउनवर्ड दिया है, तो कर्व्ड डाउनवर्ड दिया है तो एक्सेलरेशन कैसा मान लेना, नेगेटिव मान लेना। ऐसे होगा अपवर्ड तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। यानी क्या कि वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में, यानी दोनों का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है यानी दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन कैसा है, सेम है, सेम है, तो स्पीड कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे से गाड़ी जब निकलती है तब क्या होता है, गाड़ी जो होती है उसका एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी भी ये डायरेक्शन में होती है, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। गाड़ी डेलिबरेटली स्टार्ट होती है यानी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी ये डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन सेम है तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर ही दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन जो है वो ऑपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि वेलोसिटी ये डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। जैसे कि प्लेटफॉर्म पे जब गाड़ी आती है तब उसकी वेलोसिटी तो ये डायरेक्शन में होती है, लेकिन ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में होता है, रिटार्डेशन हम बोल सकते हैं, तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बस ये कंसेप्ट याद रखने हैं हमें इतने। तो ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े उसके बेस पे से हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला क्या है कि ऐसा कुछ हमने एसटी ग्राफ दे के रखा है, पूछा है फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड स्पीड। तो ये कैसा ग्राफ है, कर्व डाउनवर्ड्स है, कर्व डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, उससे एक्सेलरेशन का हम पता लगा पाएंगे कैसे, कर्व डाउनवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन का साइन कैसा, अभी देखा था नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन का साइन कैसा है, कर्व डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है, ठीक है। क्या हम वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, हाँ, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे, ठीक है। थीटा किस पे डिपेंड करता है, स्लोप पे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप बनाना चाहे कोई भी एक पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट पे स्लोप बनाना है तो ऐसे करके एक ऐसे लाइन खींच लेंगे हम, और स्लोप थीटा किसके साथ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये हो गया थीटा। ये थीटा कैसा है, ये थीटा है 90 से बड़ा, ये थीटा कैसा है, 90 से बड़ा। अभी हमने देखा था 90 से बड़ा थीटा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये दो आंसर हो गए। अब हमें स्पीड का पता लगाना है, तो लास्ट कंसेप्ट देखा था क्या, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अगर सेम है तो यहाँ पे सेम है, नेगेटिव है, अगर साइन सेम है तो स्पीड कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, वापस से वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड पूछा है। अब ये ग्राफ में ये ऊपर देख सकते हैं, ये क्या है, कर्व्ड अपवर्ड है, ठीक है, कर्व्ड अपवर्ड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, अभी देखा तो ये आंसर हो गया, ठीक है। बाद में पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी ढूंढने के लिए थीटा बनाना पड़ेगा, स्लोप बनाना पड़ेगा। कोई भी एक पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट पे अगर हम स्लोप बनाते हैं ये पॉइंट पे, तो ऐसा करके ऐसे कुछ स्लोप आएगा, ठीक है। और स्लोप जो थीटा है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ होगा, ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ये वाला कौन सा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन साथ, ये नहीं ले सकते। तो ये थीटा, थीटा वापस से कैसा है, थीटा वापस से 90 से बड़ा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है। तो ये आंसर आ गया, वेलोसिटी नेगेटिव है। अब स्पीड का पता आसानी से लगा पाएंगे साइन देख के। यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है, यानी ए और वी दोनों साइन ऑपोजिट है। अगर दोनों के साइन ऑपोजिट है तो ये हो गया हमारा आंसर, स्पीड कैसा कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो आई होप ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर के आखिरी पार्ट पे हम चल लेते हैं। ये चैप्टर के आखिरी पार्ट में है मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं।
मोशन अंडर ग्रेविटी में बस इतना ही हमें साइन कन्वेंशन याद रखना है और कुछ करना नहीं है। ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये हो गया हमारा ग्राउंड। ग्राउंड से अगर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, खत्म। यहाँ पे अगर ऊपर इनिशियल वेलोसिटी u है तो पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे है ग्राउंड से नीचे तो नेगेटिव ले लेंगे। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है ग्राउंड से तो पॉजिटिव ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे है तो नेगेटिव ले लेंगे। दूसरी एक बात, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हैं तो हमेशा उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो नीचे ही लगने वाला है, यानी ग्राउंड से नीचे ही आएगा, यानी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड्स होगा यानी नीचे होगा। किसके बराबर होगा? जी के बराबर, लेकिन नेगेटिव साइन हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन हमने क्या कंसीडर करी है? नेगेटिव कंसीडर करी है। तो हमेशा याद रखना ए बराबर जी होगा और हमेशा ए बराबर माइनस जी होगा। क्यों? नीचे जा रहा है, बाकी सब ऊपर नीचे देख के हम सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या दिया है? अ बॉडी इज थ्रोवन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ स्पीड u। एक बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है u वेलोसिटी से। अब यहाँ पे हमने बनाया है वर्टिकली अपवर्ड्स, u वेलोसिटी से फेंका गया है ऊपर, ऊपर का साइन हमने क्या लिया है? पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी u कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। इतना समझ में आ गया। पूछा क्या है? टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में। अब मैक्सिमम हाइट तक गया यानी इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, यानी ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तभी तो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक जाने में हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है टाइम कितना लगेगा। यहां से ऐसे फेंका, यहाँ पे v बराबर 0 हो गया, मैक्सिमम हाइट मिलेगा v पे, इतना टाइम हमें ढूंढना है। जब इधर ये पहुंच जाएगा स्टोन या फिर ऑब्जेक्ट, तब उसके ऊपर वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन लगेगा g के बराबर और नीचे है तो किसके बराबर लगेगा? माइनस g के बराबर लगेगा। तो पहले तो टाइम ढूंढ लेते हैं यहां से यहां जाने का। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया था, v = u + at। अब यहाँ पे v तो 0 हो गया, इनिशियल पॉजिटिव ही लिया है। क्यों? ऊपर की डायरेक्शन में है, a - g के बराबर t, बस तो gt = u आ गया, t का वैल्यू u/g के बराबर मिल गया। फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट पूछी है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, v² - u² = 2as। v कितना है? 0, u तो ऊपर पॉजिटिव है, a - g है, और s कैसा है हमारा? मैक्सिमम, ऊपर की साइड ही जा रहे हैं यानी प्लस ही लेना है हमें, तो h लिख लिया, s की जगह h लिख लिया। तो h का वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे -u², ये तो चला गया, -2gh, ये हमारा मैक्सिमम हाइट आ गया u²/2g। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेकन टू रिच द ग्राउंड, यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा हमें, सपोज t टाइम। अब वापस से ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा? तो जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा, जो कि हमने ढूंढा था, उतना ही टाइम वापस से आने में लगेगा। तो t + t कर देंगे, तो टाइम टेकन कितना होगा? t + t, u/g है, उतना ही टाइम u/g, एलसीएम सेम g यानी कि 2u/g। सो आई होप ये न्यूमेरिकल में आपको समझ आ गई होगी। अब आखिरी न्यूमेरिकल कंसेप्ट का देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 220 मीटर, यानी एक टावर है जिसका हाइट कितना है? 20 मीटर है। वहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, यानी इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या था? u बराबर 0 था। अब जब ड्रॉप किया है तो बट ऑब्वियस है नीचे की डायरेक्शन में a लगेगा g के बराबर, जो कि माइनस होगा क्योंकि नीचे है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाद में क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यहां तक पहुंचने में, यहां तक ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? तो कैसे ढूंढेंगे? s = ut + ½ at²। s कितना है डिस्प्लेसमेंट? अगर नीचे फेंकते हैं, टावर का हाइट कितना है? 20 है। -20 क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि ये नीचे जा रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं। = u कितना है? 0 है। टाइम t ढूंढना है एज इट इज 1/2, a का वैल्यू किसके बराबर ले लेंगे? -g के बराबर, नीचे है t²। तो -20 ये पूरा चला गया, तो यहाँ पे -20 1/2 gt² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, g का वैल्यू देके रखा है 10 ले लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 = 1/2 t², 4। आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +or -2 आंसर आ जाएगा। टाइम कभी भी माइनस होता नहीं, टाइम पॉजिटिव होता है, 2 सेकंड हमें आंसर मिल जाएगा फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी जब ऐसे हम लोग ड्रॉप करेंगे तो ये जस्ट बिफोर द ग्राउंड, जब टच करने की शुरुआत हो तब इसका फाइनल स्पीड क्या होगा?
टच नहीं किया, अभी टच करने के जस्ट बिफोर हम ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v ढूंढना है यहाँ पे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है, u कितनी है, 0 के बराबर है, a तो नीचे ही लग रहा है तो माइनस g के बराबर ले लेना। टाइम यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगा, 2 सेकंड जो हमने कैलकुलेट किया था, -10, 10 इंटू 2, v का आंसर जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड कितना होगा, -20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आया कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, नीचे की ओर है, और नीचे की डायरेक्शन में हम सारी चीज को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। तो यहाँ पे लिखा है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ही ये चैप्टर होता है समाप्त। इस वीडियो में बस इतना ही, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।